assumption है, मैं बार बार कहता हूं एक assumption, रियल गैस और आइडियल गैस में से सिंपलेस्ट assumption क्या है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस हैज नो इंफॉर्मेशन अबाउट एनी अदर मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस के बारे में कोई अंदाजा भी नहीं होता उसको, मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की कोई भी, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से कोई भी संबंध, कोई भी इंटरेक्शन, कोई भी फोर्स नहीं लगती। हाँ बेटा, कुछ नहीं होता। जब मैंने assumption लिखवाया था, ओनली कोलिजन पॉसिबल इज द कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल एंड द कंटेनर्स ऑफ द वॉल। ये मैंने assumption में लिखवा रखा है, एंड ऑब्वियसली इट इज एन assumption। इसलिए एक आइडियल गैस could act like a real gas when you compress it। आप एक सिलेंडर ले लीजिए, उसको कंप्रेस कर दिए गैस को, एक सिलेंडर में गैस को, भूमि यहां देख मानो, एक सिलेंडर में गैस को कंप्रेस कर दीजिए। जब आप कंप्रेस करते हो बहुत कंप्रेस करते हो, तो क्या होगा, क्या मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे? अरे तू भी है, जैसे उसने बोला तू भी है, तो वो कौन सी गैस हो गई? रियल गैस। इसलिए बोला जाता है every gas at very low temperature and मैंने फिर से बोल दिया, at very low pressure and a very high temperature is an ideal gas। ये मैंने लिखवा भी रखा है बड़ा, आइडियल गैस एक्चुअली बन जाएगी। और इसको इस तरीके से याद रखो। बट तुम इस पे चाहते हो क्वेश्चन, तो मैं इसको इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा। ग्राफ है, एक क्वेश्चन है, क्लासिकली आज मेनी टाइम्स एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, कभी मौका मिले। केटीजी में एक ही अच्छा क्वेश्चन है, केवल एक क्वेश्चन अच्छा है। यहां पर पीवी बाय टी का एक ग्राफ बनाया गया है, डॉटेड लाइन है वहां पर, ऐसे एक कर्व ऐसे है और एक कर्व ऐसे है, कुछ इस टाइप का एक ग्राफ दिया होगा। मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आप करना, फिर आप फील कर पाओगे कि कैसे एक आइडियल गैस और रियल गैस की इक्वेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइडियल गैस मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का मतलब है पीवी बाय टी इज एनआर। पीवी बाय टी इज एनआर, मतलब पीवी बाय टी इज कांस्टेंट। इफ इट इज कांस्टेंट, डॉटेड लाइन इज फॉर आइडियल गैस, फॉर ऑल द अदर लाइंस विल बी रियल गैस। सिंपल है, सिंपल है। अगर आप उस एनसीईआरटी क्वेश्चन को देखें, इट बीइंग सच अ सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन गलती करता है बच्चा। आइडियल गैस मतलब केवल काइनेटिक एनर्जी, रियल गैस मतलब काइनेटिक पोटेंशियल दोनों है। पोटेंशियल कौन सी? हाइट से नहीं आती बेटा पोटेंशियल एनर्जी, ये आती इंटरेक्शन से। आपस में जब फोर्स लगाते हैं दो मॉलिक्यूल्स, तो जो एनर्जी क्रिएट होती है बेटा, वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गैस। बट क्योंकि आइडियल गैस में एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल या एक एटम को दूसरे एटम से कोई वास्ता नहीं है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ही उसकी टोटल एनर्जी होती है। एंड देयरफॉर इफ यू रिमेंबर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज, ये भी मैंने पूछा था कल टेस्ट में, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल वाज गिवन बाय द फॉर्मूला 3/2 kBT। 3/2 kBT, आई होप कर लिया होगा। कुछ बच्चों ने मुझे अलग से मैसेज किया कि सर मुझे ना हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। लोग करते हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो मैंने उन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को क्वेश्चन बताने के तौर पे आपको टेस्ट के फॉर्म में रख दिया। जैसे आपने केटीजी और रोटेशन देखा, आपके स्कूल के एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे हैं वही आएंगे, उसी में से आएगा। इसलिए घोट के पी के बार बार कर लो। हाउएवर न्यूमेरिकल के लिए आई एम वर्किंग विद सम किड्स, जो लोग मुझे नोट भेज रहे हैं, उनके मैं क्वेश्चन निकाल के यहाँ डाल भी दिए हैं। अगले थर्मोडायनामिक्स क्लास में देखेंगे उसको, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। शैल आई गो अहेड नाउ? तो याद रखने वाली बात है कि रियल वाले केस में काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं है। इसमें यहां पर इंटरनल एनर्जी इज ओनली अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऐसा यहां पर सत्य नहीं है, ओनली नहीं है। इट हैज अदर पैरामीटर्स टू। इंपॉर्टेंट वन सिंगल स्लाइड एंड वन सिंगल एक्सप्लेनेशन की रियल कैसे और आइडियल कैसे। और यहां पर बड़ा बड़ा लिख लो, एवरी गैस एट वेरी लो प्रेशर, जिसको बोलते हैं रेरिफाइड। क्या बोलते हैं? रेयरफाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेयरफाइड या रेरिफाइड, जो भी है। एवरी गैस एट वेरी लो प्रेशर, ब्रैकेट में ये जो लिखा हुआ है, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? रेयरफाइड। हाँ, रेयरफाइड। and at very high temperature, ब्रैकेट में सुपर हीटेड, ब्रैकेट में
superheated acts as an ideal gas, acts and as an ideal gas. जल्दी, गुड सुनचल बेटा, वेरी गुड. तेरे मैंने आज सारे ईमेल देख ली, वेरी गुड, एंड आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग, डोंट वरी, हो जाएगा सब कुछ, जल्दी हो जाएगा. चले बेटा, हो गया. नेक्स्ट चले, मुश्किल था. फिर आते हैं बेटा, हमने बात की वर्क डन की. आई होप तुमने पढ़ लिया होगा, लेकिन तुम लोग चाहोगे कि मैं इसको फिर से बताऊं. अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी भी तभी मैं चाहता हूं कि आपको मैं कम से कम वर्क डन फिर से बताऊं. उसका कारण है. क्या कारण है? लिखो मत, लिख तो चुके होगे ऑलरेडी अगर आपने रिकॉर्डिंग देख ली है तो, और नहीं देखी तो गलत बात दूंगा मैं. इतनी बार बोल चुका बेटा. अगर हम बात कर रहे हैं वर्क डन की, तो वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली वन फॉर्मूला, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. क्या फॉर्मूला है? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, जो कि आपने नोट्स में मेंशन कर लिया होगा. ये प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम आता कैसे, वो भी मैंने आपको रिकॉर्डिंग में समझाया हुआ है, तो प्लीज गो थ्रू दैट. Moreover, there is something called indicator diagram. क्या बोलते हैं इसको? Indicator diagram. What is an indicator diagram? The diagram, लिखिए, indicator diagram. The diagrams of thermodynamic variables. The diagrams of thermodynamic variables. The diagrams of thermodynamic variables are known as indicator diagram. The diagram of thermodynamic variable, bracket में pressure, volume, temperature, internal energy, heat, etc. The diagrams of thermodynamic variables, bracket में pressure, volume, temperature, हम ये तीन ही पढ़ेंगे. PVT, हम ये तीन ही पढ़ेंगे PVT. और इसमें भी एक टॉपिक हम रोक के चलेंगे, दैट इज ग्राफ थ्योरी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. उसको अलग से कराऊंगा, तो मैं स्कूल में कभी पूछी नहीं आएगी. ठीक है? ग्राफ थ्योरी मतलब पीवी ग्राफ दिया हुआ है, बनाओ वीटी ग्राफ, बनाओ पीटी ग्राफ. अभी नहीं, परेशान होने की जरूरत है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इज नोन एज इंडिकेटर डायग्राम. क्या बोलते हैं इनको बेटा? इंडिकेटर डायग्राम. युगदेव की तबीयत कैसी है? आया नहीं ऑनलाइन? हाँ यार, लगता ही है, कोई बात नहीं, ध्यान रखना है. चले आगे बढ़े, चलो बच्चे आगे बढ़े. फिर क्या हुआ? हमने कहा भाई पीडीवी और कुछ नहीं, एरिया अंडर पीवी ग्राफ है. क्या बेटा? एरिया अंडर पीवी ग्राफ. अब यहां देखो, ग्राफ में एक एरो जरूर होगा, हर इंडिकेटर ग्राफ में या डायग्राम में एक एरो होगा, बिकॉज वो एरो ये दर्शाएगा कि प्रोसेस किस साइड की तरफ टेंड कर रहा है. मतलब प्रोसेस जो है वो 1 से 2 है कि 2 से 1 है. इस वाले केस में इट इज फ्रॉम 1 to 2. From 1 to 2, if you note, if I ask you what is the work, is it positive work or a negative work? How do you get that it is positive work? Yes, because volume at 2 is more than volume at 1, and simply means the gas is expanding. And if it is expanding, the work is done by the gas and it is positive. याद रह पाएगा? Just by going through the figures, you can understand कि हाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये देखना है. लेकिन क्या जरूर देखना है, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, बिकॉज वही एक प्राइम इंफॉर्मेशन होगी. वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो पॉजिटिव वर्क, वॉल्यूम घट रहा होगा तो नेगेटिव वर्क. टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो पॉजिटिव डेल्टा यू, टेम्परेचर घट रहा होगा तो नेगेटिव डेल्टा यू. क्यू निकालने का तरीका हीट में सिखाया जाता है, इस चैप्टर में सिखाया नहीं जाता. इस चैप्टर में कहा जाता है क्यू मत निकालो, बहुत डिफिकल्ट है, आंखें बाहर हो जाएंगी, क्योंकि आपको यू निकालना और डब्ल्यू निकालना आसान होता है. अगर आप यू और डब्ल्यू निकाल लोगे तो उनको ऐड करके क्या बन जाएगा? क्यू मिल जाएगा. यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, इस चैप्टर में दो ही लोग, बल्कि एक ही लोग है. यू तो आसान है, हाफ NF/R dt. टेम्परेचर का डिफरेंस पता हो तो हाफ NF/R निकाल के डेल्टा यू निकाला जा सकता है. तो बचा कौन? वर्क. वर्क ने बोला मेरे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है भाई, तू मेरे फॉर्मूले सही से पढ़, वरना दिक्कत तय. तो मैं आपको क्या कराता हूं, लिखिए, हेड डालिए. पहले तो ये लिख लिया होगा आपने, मेजर प्रोसेस इतने सारे हैं, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आयोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक. ये 5 प्रोसेस हैं जिन पर स्कूल में एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा. एग्जाम में स्कूल में क्या क्वेश्चन आएगा ये भी बात कर लेते हैं.
वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस एंड वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस में से एक आपको 3 मार्क्स के लिए जरूर मिलेगा, मतलब 100% मिलेगा, दोनों में से एक। 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर आउट। और इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि आप उसे शिद्दत से करिए। मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने को तैयार हूं, वैसे तो मैंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है रिकॉर्डिंग में कि उससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन क्या ही दूंगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार और कर देता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोसीड। चले, फिर बोल रहा हूं वर्क डन इज सिंपली अ फॉर्मूला पीडीवी विद प्रॉपर लिमिट्स, विद प्रॉपर लिमिट्स। आओ देखते हैं क्या होगा। अब आते हैं बेटा हम वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो बिफोर वी एवर वेर एवर दे से कि वर्क डन निकालो, तो तुम्हें या तो पीवी ग्राफ दिया रहेगा या तो पीवी ग्राफ बनाना पड़ेगा। बेस्ट पार्ट है कि क्लास 10th के लेवल, सॉरी 11th के लेवल पे पीवी ग्राफ विल बी गिवन टू यू इन योर एग्जाम्स इफ दे आस्क यू अ क्वेश्चन। तो अगर मैं बोलूं पीवी ग्राफ ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा, तो वो क्या होगा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो व्हाट इज डीवी, 0। तो व्हाट इज जीडब्ल्यू, ऑब्वियसली वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0 एंड इट इज इंपॉर्टेंट। सर कितनी बार पढ़ रखा हमने, हाँ डीपीवी मैंने बताया ना बेटा, मैंने एक्सप्लेन किया भी हुआ है। जब आप वर्क डन की बात करते हैं यहां पर, तो वर्क डन फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है पीडीवी, नॉट वीडीपी। फर्स्ट प्रिंसिपल इज वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वाज प्रेशर इनटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट वाज डीएक्स, तो एरिया इनटू डीएक्स विल गिव यू डीवी। ये मैंने समझाया हुआ है क्लास में, रिकॉर्डिंग में, प्लीज गो थ्रू दैट। ठीक है, फिर आए हम वर्क डन ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। कोई नहीं पूछेगा, अगर पूछा भी गया तो 1 नंबर में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देन आता है बच्चे 100% क्वेश्चन है आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसो क्या लिखा था मैंने, ये सीधा आइसोथर्मल करा दिया, आइसो बारीक नहीं कराया, पहले बारीक कर लूं फिर थर्मल पे आता हूं। लिखा ही नहीं है, ऐसा तो हो नहीं यार, मैं लिखवाया हो जरूर। चलो फिर पहले पहले आई लिखो आइसोबैरिक। आइसोबैरिक मैंने कराया नहीं, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले पीवी ग्राफ बनाते हैं, और ध्यान सुनना मेरे बच्चे। मान लो ये है आपका आइसोबैरिक प्रोसेस, गैस इज बीइंग एक्सपैंडेड, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपैंडेड। व्हाई एम आई कॉलिंग इट एक्सपैंडेड, वॉल्यूम बेटा मम्मी, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड बिकॉज द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, वी कैन सिंपली से इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन। ऑब्वियसली दिस रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द बॉडी। जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करते हो तो आप समझिए ध्यान से, मैक्सिमम, बेटा यहां देख लो, कांस्टेंट प्रेशर का वर्क यू कैन अंडरस्टैंड इट इज मैक्सिमम। हमेशा कांस्टेंट प्रेशर का वर्क हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। दिखाता हूं कैसे भाई, इसके अलावा कोई भी लाइन होगी ना, अगर इंक्रीजिंग प्रेशर पे हो गया तो और वर्क मिल सकता है जरूर, लेकिन वो फिर हम हीट कितना देना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी आपको। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में सबसे पहले आपने कांस्टेंट प्रेशर में आपने कंटेनर को सिलेंडर में इंक्लोज किया, ऐसे कुछ ऐसा, ए भैया ऐसे, और इसको हीट किया बेटा। जब हीट करोगे तो गैस एक्सपैंड होना चालू करेगी, और जब गैस एक्सपैंड होगी तो वो उसका होगा, क्या हो रहा है, उसका हो रहा है एक्सपेंशन। बट हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो हम प्रेशर कांस्टेंट रखे कैसे, भाई प्रेशर रखना तो पड़ेगा कांस्टेंट। तो तुम हीट करोगे तो गैस हीट होने के साथ साथ एक्सपैंड। अगर तुमने इसको एकदम फ्रिक्शनलेस रखा, क्या रखा है इसको, एकदम फ्रिक्शनलेस, यानी यहां पर कोई फ्रिक्शन कंटेनर और वॉल के बीच में नहीं होना चाहिए, तो आप हीट करते जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा तो कोई प्रेशर में डिफरेंस भी नहीं आएगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस हुआ, अगर आपने इसको हल्का सा भी रोक दिया, तो वो कांस्टेंट प्रेशर होगा या फटाक से कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मान लो उसके ऊपर में 1 kg का एक ब्लॉक रख दो ऐसे, it is no more a constant pressure scenario because now you have increased an external pressure, और अब गैस को उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो अंदर गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा। इसलिए समझने की बात है कि कंटेनर शुड बी टोटली फ्रिक्शनलेस। कैसा होना चाहिए,
टोटली फ्रिक्शनलेस। बट इतनी बकवास क्या करनी, हमने कहा मान लो वॉल्यूम 1 से बढ़ा और बेटा 1 से लेके चला गया 2 पे, तो व्हाट इज वर्क डन, dw इज इक्वल टू पी डी वी, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम वॉल्यूम v1 टू वॉल्यूम v2। प्रेशर कांस्टेंट है क्या, तो क्या इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है क्या, और निकालो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dv फ्रॉम v1 से v2, दैट इज p v2 minus v1 is the work done by a कितना, by a process where pressure is constant। मैंने जानबूझ के नहीं कराया, इतना बकवास है, कोई दम नहीं है इसके अंदर। अच्छा एक बात बता, अगर एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होगा, v2 is more than v1, therefore w is positive। फॉर कंप्रेशन क्या हो जाएगा, क्या v2 is less than v1, therefore w is negative। एक्सपेंशन, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन में वर्क इज डन बाय द गैस, कांस्टेंट प्रेशर कंप्रेशन में वर्क इज ऑब्वियसली बीन डन ऑन द गैस, उसको कंप्रेस कर रहे हैं आप, इससे नेगेटिव आता है। याद रह पाएगा इतना, ये यहां तक निकाल लिया, v2 बड़ा है तो एक्सपेंशन, v2 छोटा है तो कंप्रेशन, और मैंने आपको बताया है एक्सपेंशन में पॉजिटिव वर्क और कंप्रेशन में नेगेटिव वर्क, डेफिनेशन पढ़ रखी है हम लोगों ने। आइसोकोरिक आइसोबैरिक बकवास होते हैं, और सच में बकवास हैं, आप नोटिस कीजिए। फिर आता है, बोलता है भैया हम एग्जाम में आएंगे, कौन से, आइसोथर्मल, आओ लिखते हैं, हटाऊं, हाँ बेटा देव ध्यान रखना बच्चे, dw की 0 to w, ऑब्वियसली वर्क डन फ्रॉम 0 से मैक्सिमम वर्क डन जो किया गया। नेक्स्ट, हाँ बेटा मैं निकालूंगा, ठीक है। देन आता है आइसोथर्मल, क्या आता है, आइस, तो मैंने ये भी दे रखा होमवर्क में, क्या करना चाहिए था, हमारा घूंसा रुकना चाहिए था, 1 घंटे में साला ये लिख पा रहे हो बेटा, मैडम स्कूल में लिखा तब कैसे लिखते हो, हाँ ये भी सही है, यहाँ बोल लपड़िया देंगे। नेक्स्ट, आइसोथर्मल, बड़ा बात है प्लीज, आ जाओ। आइसोथर्मल, बेटा ध्यान देना, कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, walls of the container are completely conducting, कैसी होनी चाहिए, conducting, that is known as diathermic wall। क्या बोलते हैं, diathermic wall, एक ऐसी वॉल जो हीट रेजिस्टेंस 0 होता है, जिसमें जितना हीट आप एक तरफ दोगे पूरी हीट कहां चली जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी। आइसोथर्मल प्रोसेस इज वेरी स्लो, कैसा प्रोसेस है, वेरी स्लो। लेट मी प्रूव दिस, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एक बॉडी 20 डिग्री सेल्सियस पे है, कितने टेम्परेचर पे है, 20 डिग्री सेल्सियस पे। सुनना मजेदार क्वेश्चन, आपसे बोला गया इस बॉडी को 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाओ, दैट टू बाय एन आइसोथर्मल प्रोसेस। एक मिनट, हाँ लेके जा ही नहीं सकते, ये क्वेश्चन मुझसे मेरे ही इंटरव्यू में मुझसे ही पूछा गया था, बार्क के इंटरव्यू में। बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, आई वाज, दिस वाज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आई रिमेंबर इट टुडे आल्सो। दिस इज अ क्वेश्चन where many of you, most of you cannot will only, हो ही नहीं सकता। एक तो बोल रहे हो आइसोथर्मल टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, फिर बोल रहे हो टेम्परेचर बढ़ाओ भी, ये कह रहे हो नहीं कह रहे हो। एंड दिस इज अ क्लासिकल क्वेश्चन, अगर आप गलती से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो ये आपको पढ़ाया आता है क्लास में,
हाँ गलती से मतलब अब आज की डेट में ट्रेंड नहीं है ना, ट्रेंडिंग नहीं है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट फिजिक्स तो मतलब कहते हैं ना जिसको फिजिक्स से प्रेम होता है वो इवेंचुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लैंड करता है, अगर प्रेम है तो, नहीं तो फिर आजकल तो कोडिंग ही चल रही है। इवन आई एम डूइंग कोडिंग द होल डे, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन आई डू द कोडिंग विद रिस्पेक्ट टू थर्मोडायनेमिक्स। तो व्हाट आई एम सेइंग, क्या कोई प्रोसेस ऐसा हो सकता है जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री से बढ़ के, कैसे? क्वेश्चन तो सही है, एग्जैक्टली राइट सर, इतना बड़ा बड़ा लिखा है, वेरी स्पेलिंग भी गलती रखी है आपने, और आपने बताया कि वेरी स्लोली, कैसे कैसे इसको चेंज करें? टेम्परेचर को 20 से 100 लेके जाना है और टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए और हो भी जाना चाहिए। ऑब्वियसली दिस लुक्स लाइक अ फ्लॉड स्टेटमेंट कि आइसोथर्मल प्रोसेस से एक बॉडी को हीट करना कर सकते हैं, कैसे? ध्यान दीजिए, लेट अस टेक अ वन वेरी गुड बॉडी हम लेकर के आते हैं, हम बोलते हैं भाई एक बॉडी लेकर के आते हैं जिसका टेम्परेचर हम लेते हैं, टेम्परेचर इज 20.00001 डिग्री सेल्सियस, that is very close to 20 degree Celsius but not equal to 20 degree Celsius. The heat, ध्यान दें, जीरोथ लॉ के हिसाब से इनके बीच में हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन ये 20 डिग्री से कौन बढ़ेगा टेम्परेचर? ये तो सोर्स है, इसका टेम्परेचर कभी चेंज, तो अब ये 20 डिग्री सेल्सियस जो था वो बन जाएगा 20.0001 डिग्री सेल्सियस। तो you have not changed the temperature but you have changed it by a very small margin where delta T is negligible. Then you can say when delta T is negligible, that means it is isothermal right now. And do these steps infinite times. मतलब अब ये बॉडी कितने पहुंच चुकी है? 20.12341, एक बॉडी लेकर के आए 20.0002 पे लेकर के आए, and let's do this for at least 10 years. Eventually you will reach to 100 degree Celsius temperature without having any marginal difference between the temperature. dt तो हर बार बहुत छोटा है ना, approximately 0 है कि नहीं है, तो it is isothermal. But obviously it will take 10 years at least, और नहीं चला तो 1 साल ही चल लो भाई साहब, 1 साल लगेगा, दिन रात सुबह शाम बच्चा यही एक्सपेरिमेंट करता रहे, तो 1 साल में शायद वो 20 डिग्री से 100 डिग्री पहुंच जाए, लेट्स से। Obviously this cannot be a case for any engine. This particular process is useless process. Why? You cannot design, even though this is the most efficient process possible in thermodynamics, this is a useless, fool's process कहते हैं। This is a fool's process used by a fool to design a foolish engine. कौन सा इंजन? कार्नोट साइकिल। थर्मोडायनेमिक्स में इसे फुल साइकिल कहा जाता है, बिकॉज ऐसा कोई इंजन कभी बन ही नहीं सकता जो इतना, अबे चलेगा भी तो 1 साल में क्या ही, हमें कौन यूज करेगा उस इंजन को? इज इट यूजफुल? जीरो, पॉसिबल ही नहीं। तो ऐसा कोई इंजन आज तक बना नहीं जो आइसोथर्मल प्रोसेस की हेल्प से सिस्टम को हीट या उस सिस्टम से इंटरैक्ट कर रहा हो। तो इट इज ओनली अ सिस्टम विच इज थ्योरेटिकल इन नेचर। कार्नोट साइकिल इज नॉट फुल साइकिल बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज बना तो सकते हैं ना हम, 1 साल में काम करेगा। कार्नोट साइकिल में एक ये इंजन है, एक ये साइकिल है, एक और साइकिल है जिसको बोलते हैं एडियाबैटिक साइकिल, उसके बारे में बात करते हैं अभी। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ टेम्परेचर हैज टू बी कांस्टेंट। दूसरा कंडीशन, वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर डायथर्मिक। मतलब आपने एक कंटेनर लिया बेटा, आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने एक पिस्टन लगाया, पिस्टन लगाने के बाद जो कंटेनर की वॉल्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? 100% कंडक्टिंग होनी चाहिए। मतलब जब आप इसे हीट दो, हीट देने के बावजूद इसका टेम्परेचर बढ़ना, यानी अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है सारा वर्क कहां जाना चाहिए? सारा हीट कहां जाना चाहिए? वर्क में। सारा हीट कहां जाना चाहिए? वर्क में। और ऐसा तभी हो सकता है जब एक्स्ट्रा हीट कहां जाए? सराउंडिंग पे। कहां जाए? सराउंडिंग पे। और वो केवल तब हो पाएगा जब प्रोसेस बहुत स्लो होगा और कंटेनर ऐसा होगा कि कोई हीट दो, फटाक से बाहर फेंक दे, हमें नहीं चाहिए। ये दो बहुत ही प्राइम कंडीशन है
फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। हम याद रख पाएंगे अच्छे से, सबको याद रहेगा। तो अब हम इसके वर्डन की बात करते हैं। वर्डन पढ़ाने के लिए हटा ये सब लिख लेना, इट इज अ वेरी क्लासिकल एक्सप्लेनेशन कि कैसे एक आइसोथर्मल प्रोसेस में भी टेम्परेचर चेंज करना पॉसिबल है, बट दैट इज ऑब्वियसली समथिंग वेरी कहते हैं ना प्रैक्टिकल नहीं है वो। फिर मैं घूसा मारने दिमाग उतारने देते जब मैं बकवास करता हूं। एफिशिएंट क्यों है, क्वेश्चन है व्हाई इज दिस एफिशिएंट इन नेचर। वैक्यूम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन की बात कर रहा है, उसके बारे में बात करते हैं, रुक जाइए। Why is this process efficient? Because the total energy given to a system is utilized in doing work, not changing the temperature of the gas. That is, this is going, if you have seen my recording, there is a question at the last where you will be finding efficiency of a cycle. और न्यूमरेटर में आता है work done by the cycle. तो वर्क डन मैक्सिमम होगा तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, और इसमें ही वर्क डन मैक्सिमम होता है। ठीक है, होगा। तो बेटा इसीलिए एफिशिएंसी कभी 100% नहीं हो सकती। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस बारे में कोई बात नहीं करता, बोलता जो चाहो वो कर लो भाई साहब, ये लिमिटेशन है, बहुत बड़ी लिमिटेशन। ठीक है, लिख लिया बेटा। तो अब हमने क्या किया, हमने बनाया पीवी ग्राफ। क्या बनाया बच्चे, पीवी ग्राफ। ऑब्वियसली दिस पीवी ग्राफ लुक लाइक्स, देखिए ध्यान से, इसकी जो बेटा इक्वेशन है क्या है, ध्यान देना। क्या हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT होता है मेरे बच्चों। N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। बोलो हाँ या ना। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो इसकी जो इक्वेशन आती है बेटा वो आती है PV बराबर कांस्टेंट, PV बराबर कांस्टेंट। ऑब्वियसली दिस कांस्टेंट इज nRT। ये कांस्टेंट और कुछ नहीं nRT है, जिसमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ये वर्क डन निकाला जाएगा। और ग्राफ देखते हैं P और V। अब मेरे बच्चे ध्यान से बताएं मुझे, PV बराबर कांस्टेंट ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई हैव टॉट यू दिस, x इंटू वाई। अगर दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट आए तो इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि कुछ ऐसा सुंदर सुंदर ऐसा पढ़ाया है मैंने, थोड़ा सुंदर बनाना है मुझे, तो मैंने कैसे करना है, ओके, दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वाई एक्सपेंशन, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, और ध्यान देना बेटा ये मेरा V1 है और ये मेरा V2। कुछ बातें याद रखें, कुछ बातें याद रखें। ये एक टेम्परेचर पे होगा, किसी एक टेम्परेचर पे ये कर्व आपको दिया रहेगा, किसी एक टेम्परेचर पे ये कर्व आपको दिया रहेगा, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। लेट्स से दैट टेम्परेचर राइट नाउ इज T, कांस्टेंट है ना, तो T तो रहेगा ना। अब आओ इसका वर्डन निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ा फास्ट कराऊंगा इसके बाद में, क्योंकि मैंने इसको रिकॉर्डिंग में दिखा रखा है, फिर से बता रहा हूं। तो व्हाट इज DW सर, DW इज इक्वल टू PdV। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन प्रेशर से पूछा गया, अबे प्रेशर तेरा कोई संबंध वॉल्यूम से तो नहीं है, बोला है इस वाले में है, इस वाले में है। मैं P और V मिलकर के कांस्टेंट बनाते हैं, हाँ या ना। तो हमने कहा सर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेट से K बोल देते हैं, चलेगा, या C बोलते हैं, क्या होता है C बोल देते हैं। तो एक बात बताना, P की वैल्यू कितनी हो गई, C बाई V। ऑब्वियसली C की वैल्यू क्या है, nRT। बोल है कि नहीं, वो लास्ट स्टेप में यूज करेंगे। हमने कहा रखते हैं इसको, विच इज इक्वल टू C बाई V dV फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2 वर्क्स फ्रॉम 0 to W। बेटा बातें होंगी तो फिर लाते चल जाएंगे ना। तो DW वर्क हो गया, तो DW का इंटीग्रेशन W फ्रॉम 0 to W। C अंकल कांस्टेंट है, बाहर आ गए। 1 बाय V का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln V फ्रॉम वेयर टू वेयर, V1 to V2। ln होता है log बेस E, साला फर्जी बोला, C ln V2
माइनस ln v1। log a माइनस log b कितना होता है? वेरी गुड, log a अपॉन log b नहीं, log a अपॉन b। बहुत मारूंगा मैं, है ना बेटा? दिस इज योर वर्क डन का फॉर्मूला। सुंदर जरूर है, लेकिन और सुंदर बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिए, यहां पर जो फॉर्मूले यूज किए गए हैं मैं उनको लिखवा दे रहा हूं अलग से, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू ln x। एक फॉर्मूला यूज किया गया, ln a माइनस ln b इक्वल्स टू ln a बाय b होता है। एक और फॉर्मूला लिखवा देता हूं, ln a प्लस ln b इज इक्वल टू ln a b होता है। और उसे क्या ही सिखाता हूं, ठीक है? छाप लो, बेस वाला कन्वर्जन बता दो। जब भी ln दिया हो, जब भी क्या दिया हो, ln ab, और आपको उसे log 10 में चेंज करना हो, तो ln x, ध्यान सुनना, ln x इक्वल्स टू, बता, 2.303 log x। ln का मतलब है बेस क्या है? e है, और log का मतलब बेस क्या है? बेस क्या है? 10। नॉर्मली हम दोनों यूज कर पाते हैं कि हम उस एरा में रहते हैं जहां पर हम नॉर्मली इसको मतलब कैलकुलेटर्स के थ्रू निकालेंगे। हमारे समय में log बेस 10 का ही कैलकुलेटर मिलता था, जिसकी वजह से हमें ये फॉर्मूले याद करने पड़ते थे। 2.303, इसका कन्वर्जन भी सिखा सकता हूं कैसे यहां आता है, ये पता है? अरे ये 2.303 कैसे है बताओ? log base 10 x वर्ग इस तरह से, तो log x upon log 10, यस, तो 1 upon log 10 2.3। एग्जैक्टली, एकदम सही, वेरी गुड। च्युइंगम खाने वालों बहुत मारा आता है, पता है ना क्लास में, है ना? मत किया बेटा, मैं लात खाता हूँ इतना चक्कर में। यहाँ तक आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, याद रहेगा। ये सारे फॉर्मूले लिखवाए गए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सर फॉर्मूला समझ में आ गया, तो वर्क अंकल क्या है? वर्क अंकल है वर्क बराबर, व्हाट इज दैट कांस्टेंट? nRT ln v2 बाय v1। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1। आज कहां बेटा, क्या डिस्ट्रैक्शन है तेरे को? ध्यान देना, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है? मतलब है P1 V1 बराबर P2 V2, which implies that V2 upon V1 equals to P1 upon P2। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, और रखते हैं इसको। तो फॉर्मूला नंबर 2 जो बनता है वो क्या बनता है? nRT ln P1 by P2। देयर आर टू बेसिकली क्लासिकल फॉर्मूलेज जो आप याद रखिए। फॉर्मूला नंबर 1 है या x है, जो भी करना चाहो। सर स्कूल में सी क्वेश्चंस आएंगे तो भी लॉग टेबल दी जाएगी, दी रहेगी। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर्मूले को। अगर इन फॉर्मूले को किस में लिखा जाए? बेस 10 में, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वर्क डन के दो फॉर्मूले, 2.303 nRT log v2 by v1, also 2.303 nRT log p1 by p2। इंपॉर्टेंट, एनआरटी को पीवी नहीं लिखेंगे, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट पीवी आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट प्रेशर एंड वॉल्यूम यू आर टॉकिंग अबाउट। एक स्पेसिफिक लोकेशन का, क्योंकि दोनों बेटा दोनों ही एक कांस्टेंट के बराबर है। पीवी इज अ कांस्टेंट, यू शुड नॉट राइट दैट देन, है ना? क्योंकि बेटा उनकी रिलेशन पता नहीं तेरे को। एक आइसोथर्मल प्रोसेस हमेशा एक गिवन टेम्परेचर पे होगा, ध्यान रखें हमेशा। छाप चुके हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बच्चे, और ये प्रेशर के रिस्पेक्ट में। प्लीज रिमेंबर, इट इज 100% तो नहीं बोलूंगा, 50-50 चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने की या एडियाबैटिक के वर्क की आने की, जो मैं अगला कराऊं। कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे बढ़े। भूमिका, ऑल इज वेल?
तो आज बड़ी डिस्ट्रैक्टेड लग रही है, हैं? ठीक है तू, है बच्चे? नेक्स्ट, सिमिलरली मैंने आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है, ये रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल है. नाउ पीवी की पावर 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट. पीवी की पावर 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, वो करना. लेकिन उससे पहले मैं तेरे को पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट पढ़ाता हूं. वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, डू इट योरसेल्फ. अभी हम भी आजकल थोड़ा तेज हो रहे हैं ना, डेली एक रिकॉर्डिंग में आ रहा हूँ, देख भी लिया करो कभी कभी. डाउट? हाँ डालेंगे. हमारा घूसा टाइम ही नहीं है, दिन भर साला यूट्यूब भी देखता रहता होगा, शॉर्ट्स भी. हाँ भाई, क्या हो गया तुझे, दुखी से लग रहा है? मार खा क्या है या मारपीट करके आया है फिर? नेक्स्ट, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस. ब्यूटीफुल प्रोसेस अगेन. लेट मी एक्सप्लेन दिस वंस मोर. ध्यान दीजिए, ये दो प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स को फुली डिफाइन कर सकते हैं, और एक फूल ने इसको मिला करके एक मस्त साइकिल बनाया. मैं बार बार उसके बारे में बात करता हूं बिकॉज यू विल फील दैट कि दोनों एक साथ कभी पढ़ाए जाते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन दोनों कभी एक साथ यूज नहीं कर सकते. लेट मी टेल यू व्हाई. मैंने इसे एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्डन के बारे में तो बात करते ही करते हैं, मैंने हर प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात भी करनी है, अभी इसके बाद भी करूंगा. तो राइट नाउ हम अपने आप को कंस्ट्रेन करते हैं. वर्डन के बता ही रहा हूं तो पूरा था. आइए लिखिए एडियाबैटिक प्रोसेस. लिखिए एडियाबैटिक प्रोसेस. द कंडीशन इज वेरी सिंपल. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, अंदर से कोई बाहर हीट नहीं आनी चाहिए और बाहर से कोई अंदर हीट नहीं जानी चाहिए. यानी कि द टोटल कंटेनर इज, the walls of the containers are perfectly insulated. लिखो कंडीशन क्या है इसकी, the walls of the container are perfectly insulating. Adiabatic. तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने लिखा क्या, कि भाई डेल्टा क्यू बराबर 0, तो ये तो इसकी कंडीशन है. क्या बच्चे? कंडीशन. फिर आपने लिखा, ध्यान सुनना, फिर आपने लिखा कि वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर परफेक्टली इंसुलेटिंग. फिर आपने सुना वेरी फास्ट प्रोसेस. वेरी फास्ट प्रोसेस मतलब ये प्रोसेस इतनी जल्दी होना चाहिए कि हीट को समय ही ना मिले डिसिपेट होने के लिए. ये प्रोसेस इतना फास्ट होना चाहिए कि हीट को समय ही ना मिले कि वो डिसिपेट हो पाए, और अगर ऐसा होगा तो इस प्रोसेस का नाम होगा एडियाबैटिक प्रोसेस. क्या क्या एक साइकिल में, एक साइकिल जिसे इंजन बनाया जाता है, मैं आइसोथर्मल प्रोसेस भी यूज करूं और एडियाबैटिक प्रोसेस भी यूज करूं? पॉसिबल है, क्योंकि एक बहुत स्लो है जो सालों साल में होगा, और एक बहुत जल्दी होना चाहिए जो सेकेंडों में हो जाए. दो ऐसे प्रोसेस को एक साथ डिजाइन करके बना पाना इज इम्पॉसिबल, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑफ मशीनरी. भाई तुम कुछ भी डिजाइन करोगे तो या तो बहुत तेजी से चलने वाला करोगे या बहुत स्लो. आपको ऐसा अरेंजमेंट करना है कि वो आधे साइकिल में बहुत तेज हो और आधे साइकिल में बहुत ही स्लो हो. ऑब्वियसली दिस इज एन इम्प्रैक्टिकल साइकिल, और इसीलिए एडियाबैटिक प्रोसेस को यूज तो किया जाता है ऑब्वियसली, लेकिन साइकिल बनाते समय दोनों को साथ में कभी यूज नहीं किया जाता. ठीक है? एडियाबैटिक प्रोसेस इज गुड प्रोसेस, काफी जबरदस्त प्रोसेस है, बहुत सारे काम एडियाबैटिक प्रोसेस में किए जाते हैं. यस, दोनों को साथ में करने के लिए एक बंदे ने ट्राई किया, उसका नाम है स्टर्लिंग. क्या नाम था उसका? स्टर्लिंग. और उसने बोला ये हमसे ना हो पाएगा. फिर उसने कहा कि ये गलत है, कार्नोट साइकिल गलत है, एक काम करते हैं इसको मॉडिफाई करते हैं, और उसको नाम दिया गया स्टर्लिंग साइकिल. उसने कार्नोट साइकिल से जो इंजन बन नहीं सकता था उसने बनाने की बहुत कोशिश करी, और इवेंचुअली ये कंक्लूजन किया कि ऐसा कोई साइकिल बनाना पॉसिबल नहीं है, बट आई कैन ट्विक विद द साइकिल एंड आई कैन गिव यू अ स्टर्लिंग साइकिल which has a very close efficiency with respect to your
Carnot cycle. Again, the Stirling cycle also requires a huge amount of time for one cycle. तो वो बनाया गया, यूज किया गया, डिस्कार्ड किया गया, क्योंकि हमें साइकिल्स ऐसे चाहिए होते हैं जो जल्दी जल्दी हो, हमें एनर्जी का डिसिपेशन या एब्जॉर्प्शन जल्दी जल्दी करना। मोस्ट एफिशिएंट स्टारलिंक, बेटा ऑन पेपर की बात किया है तो कार्नोट ही है, और आज तो ऑन पेपर की बात तुमसे करी जाएगी हमेशा। तुम अगर अच्छे इंटरव्यू में जाओगे तुमसे पूछेगा भाई तो ये तो फुल साइकिल है, इसका कोई क्लोज साइकिल है जिसपे इंजन बना है, अगर है तो उसके कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो उसका नाम है स्टर्लिंग साइकिल, वो कराया जाता है। ठीक है, तो यूज किया साइकिल, इसमें भी एडियाबैटिक होता है, लेकिन आइसोथर्मल की जहां पर वो स्टेप आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, वो अभी यहाँ घुसने का मतलब नहीं बनता, लेकिन वो पॉसिबल है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप गूगल करिए स्टर्लिंग साइकिल। कौन सा साइकिल? स्टर्लिंग। अगर हम बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो कंटेनर्स ऑफ द वॉल शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग। भूमिका, व्हाई शुड दे बी परफेक्टली कंडक्टिंग मेरे बच्चे? व्हाई शुड बी देयर? तो हीट ट्रांसफर हो जाएगा। परफेक्टली कंडक्टिंग नहीं होंगे, परफेक्टली इंसुलेटिंग होंगे। ट्राई टू बी कॉन्सेंट्रेटिंग, कहते हैं ना एकदम फुल कंसंट्रेशन मेरी तरफ रखें और क्लास की तरफ रखें, वरना अब आपको डांट पड़ सकती है। किसी को अगर मैंने हल्का से भी डिस्ट्रैक्टेड देखा तो डांट खाएगा। और मोहब्बत वाली मैं लखनऊ से आया हूँ, डांट खा के मेरे पिताजी जैसे गाली रखते हैं ना, तुमको मैं भी गाली सुना दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सुनना है तुमको? सुननी है? कुछ करो फिर हम सुनाते हैं। आओ, नहीं गाली मतलब इट इज नॉट, कुछ जानवरों के नाम होते हैं बस। ठीक है, आगे बढ़े। अबे हुआ तो इतना कम बाल करते, इतना ही होता हमारे। वह मारो घुसा, हो गया कि नहीं हो गया? अब आते हैं पीवी ग्राफ। क्या आता है भैया? उसके पहले आता है स्टेट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन जो है बेटा वो इसकी है पीवी की पावर गामा इज कांस्टेंट। ये कहां से आई? ये प्रूफ है मेयर्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? मेयर्स फॉर्मूला है। और चिंता मत करो, ये अगली क्लास में कराया जाएगा, और ये 100% क्वेश्चन है, इसमें इफ और बट नहीं है। इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन आपको डेरिवेशन ऑफ स्टेट इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस मैं करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, वहीं से आएगी। कंडीशन क्या है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए तो अब इसका भी जो ग्राफ बनता है मेरे बच्चे, पी वी, ये भी एक गामा क्या है? वेरी गुड, गामा है सीपी बाय सीवी विच इज 1 प्लस 2 बाय एफ। पढ़ाया था मैंने, ये मैंने पढ़ाया हुआ है सीपी बाय सीवी दैट इज 1 प्लस 2 बाय एफ। और मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है फॉर एयर गामा की वैल्यू कितनी है? 1.4। डो नॉट टेक माई एग्जाम, है ना, हिंदी में बोलते हैं इम्तिहान ना लें मैडम, है ना। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अगेन दिस इज अ ग्राफ विच इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बट मॉडिफाइड वन। चलो ये मॉडिफाई कर देते हैं। तो अगर आइसोथर्मल भी बनाओ और एडियाबैटिक भी बनाओ एक ही ग्राफ में, तो पहचान कौन? कैसे पता ऊपर नीचे कौन होगा? अभी दिखाते हैं। पहले तो एक ग्राफ आ गया, दिस इज Q बराबर कांस्टेंट। तो क्या ये एक टेम्परेचर पे या किसी भी टेम्परेचर पे? ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ प्रोसेस वेयर टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। हीट चेंज ना होने का मतलब ये कभी नहीं होता कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है, सुनो ध्यान से। अब तो शायद तुम लोग कितने लोग साइकिल चलाते हैं? नॉर्मली चलाते हैं। कितने लोगों की साइकिल कभी पंचर हुई है? एकदम हुई है, अच्छी बात। जब भी अगली बार पंचर हो, ध्यान सुनना, जब भी अगली बार पंचर हो तो आप ध्यान देना, जहां वो पंचर जिस पॉइंट से वो पंचर हुई होगी वहां पर कुछ लिक्विड ड्रॉप्स आ जाते हैं। या ये काम मेरी गाड़ी में नहीं करना, अपने घर में करना। चला मैं साले बताऊँ, देखा जाए मेरी गाड़ी में ही, तो मैं नहीं बताऊंगा साले कई लोग मेरे तो देख रहे हैं, वो मारूंगा साले, ऑफिस जाना होता है मुझे, पता चला मेरी गाड़ी हवा निकाल दी लोगों ने। तो अगर आप किसी और की गाड़ी में अगल बगल वाले घर वालों किसी भी कर सकते हो, मेरी करनी। अगली बार क्या करना, एक पेंसिल लेना और किसी का कार का टायर को खोलने का और उसमें से हवा निकाल देने का। जो हवा निकल रही होगी यू कैन फील कि वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही। मेरी नहीं होता, लेकिन मैं बहुत मारूंगा, ऐसा मत करना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। दूसरी गाड़ी में हवा निकाल रखी किसी ने, तो कृपया करके मेरी गाड़ी को गलती से भी ना करें, रिकॉर्डिंग होती रहती है कैमरे की, बहुत मारूंगा मैं।
तो मैं क्या बोला, जो मैं बता रहा हूं सुनो यार, जब आप गैस, जब आप नॉर्मली जब उसको करेंगे ना गाड़ी के टायर के साथ, तो एनालाइज करना पड़ेगा, ड्रॉप्स आ जाएंगे हल्की हल्की छोटी छोटी से। ये चीज टायर में बड़ी जल्दी दिखाई देगी। तो जैसे तुम आज किससे आओ, गाड़ी से आओ, कार से आओ, बाइक से आओ, साइकिल से आओ, साइकिल से आओ, ये भाई तो साइकिल में कुछ करना नहीं है, एक कंपास लेना है और साइकिल में मार देना, तो जब भी कंपास मारोगे हवा निकल जाएगी। जब हवा निकलेगी तो जिस पॉइंट पे आपने कंपास मारा होगा वहां पर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, ड्रॉपलेट्स। यहां सुनना, इसे बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसे क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक, बिकॉज जब छेद करते हैं तो जल्दी से हवा निकलती है, प्रोसेस बहुत फास्ट है, रबर से निकल रही होती है, मीडियम एक इंसुलेटर है अप्रोक्सीमेटली, दोनों चीजें हो गई, प्रोसेस फास्ट है, मीडियम इंसुलेटिंग है। तो जब हवा निकलती है अंदर वाली हवा बोलती है अबे यार हमारा वॉल्यूम तो ये फिक्स था, अभी अचानक से वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो सकता है, आई कैन बी हाँ भाई आई कैन बी अ पार्ट ऑफ टोटल हरिद्वार, गैस कहीं भी आ सकती है। तो क्या वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, छोटे से वॉल्यूम से बहुत जल्दी वॉल्यूम बढ़ा, तो बिकॉज हीट ट्रांसफर हो नहीं पाती, वर्क होना है। अब वर्क कर कौन रहा है, गैस कर रही है, वर्क गैस पे हो रहा है, कैसे, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है तो गैस वर्क कर रही है, तो वर्क कर कहां से, ये कहां से एनर्जी आ रही है, अपनी खुद की एनर्जी, ले बेटा अपनी एनर्जी निकालते हैं और वर्क कर देते हैं। और अपनी एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इंटरनल एनर्जी। किस फॉर्म में होती है, इंटरनल एनर्जी। तो अगर इंटरनल एनर्जी इसको यूज करके वर्क होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा और जल्दी कम होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, कंडेंसेशन हो सकता है। जो भी उसके अंदर लिक्विड होगा, एयर के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रहता है जो कि कंडेंस होकर के आपको उसमें दिखाई देगा। फ्रीज का भी यही तरीका है, इसी तरीके से फ्रिज भी काम करती है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस इसे कहते हैं। कोई सी भी कंटेनर में आप गैस को अचानक से बाहर निकाल दो, तो जब उसका वॉल्यूम बहुत कम था, अचानक से बाहर निकाला, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, तो this will result into what, it will result into cooling down, and cooling down rapidly, and this may result into what, phase change या condensation। हाँ एकदम, क्योंकि बेटा जब भी कोई भी गैस वैक्यूम में एक्सपैंड होती है, वैक्यूम में एक्सपेंशन एक अलग कहानी, इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, याद रखना। वैक्यूम में एक्सपेंशन को बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, और इसका वर्ड डन खतरनाक लेवल पे डिफाइन किया जाता है। तो वो मैं पढ़ाऊंगा तेरे को अलग से, इन लोग को नहीं, क्योंकि इनके तुम्हारे कोर्स में पूछा जाता है क्वेश्चन फ्री एक्सपेंशन के ऊपर। तो फ्री एक्सपेंशन क्या है, एंट्रोपी के बारे में बात करनी पड़ती है उसमें। जब यहाँ पर वैक्यूम में, जहां पर कोई भी लोग है ही नहीं, वर्क करने के लिए कोई रोकने वाला होना चाहिए ना, कोई रोकने वाला नहीं है, फ्री एक्सपेंशन हुआ तो गैस का टेम्परेचर ड्रास्टिकली घट जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक ग्राफ समझ में आ गया। ये ग्राफ भी अभी भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, क्योंकि अगर प्रेशर 0 हो जाए तो वॉल्यूम शुड बी इंफिनिटी, है ना यार। पी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो कहना इसे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा, और V की पावर गामा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर P। P0 तो वॉल्यूम, P0 तो वॉल्यूम इंफिनिटी, वॉल्यूम 0 तो P, which is nothing but a rectangular hyperbola, but not a one which is standard one. Isothermal में standard, इसमें modified rectangular hyperbola। modified का मतलब है जहां PV is not equal to xy is not equal to constant, x की पावर y, अगर x into y constant हो तो उसे कहते हैं rectangular hyperbola। इसके अलावा सारे फॉर्म्स को, यानी x की पावर m, y की पावर n बराबर कांस्टेंट को मॉडिफाइड रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास के नाम से जाना जाता है, या फैमिली ऑफ हाइपरबोला के, फैमिली ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास के नाम पे जाना जाता है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है जब मैं ग्राफ थ्योरी पढ़ा रहा था। हाँ? हाँ? कभी ये ठीक है, कोई मैनेज नहीं है। आ गया बच्चों को, हमने कहा भाई ग्राफ तो आ गया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, इस ग्राफ पे वर्क डन निकालने की बात की गई, प्रेशर वॉल्यूम, रिमेंबर दैट। अगर वो एडियाबैटिक है, क्या है, एडियाबैटिक, और ध्यान सुनना,
अगर वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है बच्चे, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। इसलिए हाँ, घट कर रहा है वॉल्यूम V1 से V2, वॉल्यूम तो बढ़ा बच्चे। आओ करते हैं। PV की पार गामा इज कांस्टेंट, मेरे बच्चों सही लिखा है एकदम, आओ फटाफट लिखते हैं। जब भी आप PV बराबर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और अगर हम आइडियल गैस यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आइडियल गैस, तो वी कैन ऑलवेज यूज PV बराबर nRT। ये है आइडियल गैस इक्वेशन, और ये है आइडियल गैस इक्वेशन, मतलब गैस की इक्वेशन है ये, और ये है प्रोसेस की इक्वेशन। तो अगर आइडियल गैस यूज कर रहे हो तो हमेशा इसे यूज कर सकते हो। बोलो जी। पीवी की बार गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं, और वो कांस्टेंट हमेशा पीवी बराबर, जो कांस्टेंट है वो हमेशा 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 एनआरटी यूज कर सकते हो। अगर हम पीवी लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, पीवी बराबर एनआरटी, यानी कि कॉस्ट। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, कर लोगे या इसको भी करा दो फटाफट, करो। मैंने, आप ध्यान दीजिए, मैंने इसका बहुत डिटेल डेरिवेशन यहां करा रखा है। कहां गया, रिकॉर्डिंग में देख लोगे तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर कराना है तो बता दो, ये मैंने बहुत फर्जी, कौन है, करा दो, एक ही बच्चा बोल रहा है करा दो। और ये जो मैंने आपको पूरा का पूरा बताया है, कर लिया। अच्छा, कितने लोगों ने कर लिया है, बाकी लोग क्या अंडे दे रहे हैं? आइए, मैंने आज बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला था कि भाई हो जाना चाहिए, उसके बाद भी उन्होंने नहीं करके आए। बवाला चाहते हो, डू वांट बवाला, तांडव करें क्या, तांडव हम? आओ देखो, dw इज इक्वल टू p dv, dw इज इक्वल टू p dv। pv की पार गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, लेट्स से द कांस्टेंट इज वैल्यू इज c। p की वैल्यू हो गई c अपॉन v की पार गामा, क्या हो गई, c अपॉन v की पार गामा। ध्यान देना, अगर हम dw को फिर से लिखें मेरे बच्चों, तो ये हो गया c अपॉन v की पार गामा dv। dw का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू w, c कांस्टेंट तो बाहर, फ्रॉम v1 टू v2, v की पार माइनस गामा dv। पावर को ऊपर लाते हैं तो, और को ऊपर लाते हैं तो माइनस हो जाता है। ध्यान देना, इसका तो वर्क डन w हो गया, फ्रॉम 0 टू w, c को c रहने दो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पार n का इंटीग्रेशन होता है x की पार n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो यहां पर v की पार माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन, फ्रॉम v1 टू v2। बच्चों सही है यहां तक, साथ साथ करते रहो, अगर पहले कर चुके हो तो कोई बात नहीं। दैट इज इक्वल टू w बराबर c। ध्यान देने वाली बात है, अगर आप रिकॉर्डिंग देख के आए तो ये मैं इसके आगे पढ़ा रहा था, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या करते हो यार। हाँ, 1 माइनस गामा लिख लेते, 1 माइनस गामा, और रखते हैं v2 1 माइनस गामा माइनस v1 1 माइनस गामा। कोई रॉकेट साइंस यहां तक तो नहीं है कि है, बोलो मेरे बच्चों। w इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा, अंदर देखो cv2 1 माइनस गामा माइनस cv1 1 माइनस गामा। बच्चों सही लिखा है एकदम। क्या हमने अभी भी पढ़ा कि pv की पार गामा इज कांस्टेंट, पढ़ा हमने, और इसी का नाम दिया है c, विच इंप्लाइज दैट p1 v1 की पार गामा इज c, p2 v2 की पार गामा इज ऑल्सो c। बोलो जी। क्या इस c में हम p1 v1 की पार गामा, p1 v1 की पार गामा लिखें या p2 v2 की पार गामा लिखें? सर v2 के हिसाब से, क्योंकि v2 है तो कौन सा वाला लिखना चाहिए, ये वाला। और रखते हैं नीचे,
W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, जहां V2 है वहां पर P2 V2, P2 V2 की पावर गामा इंटू V2 की पावर 1 माइनस गामा प्लस नहीं माइनस P1 V1 की पावर गामा V1 की पावर 1 माइनस गामा। आई होप यू नो कि a की पावर x इंटू a की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x प्लस वाई। जानते हो आप? नीचे वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम दोनों में सेम है, अगर तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। अभी आ रहा हूं बेटा, जिसने नहीं किया हुआ ना उसको उड़ाऊंगा मैं एकदम तबीयत से, आज तबीयत से मैं उसको बनाऊंगा। V2 के पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 की पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा, गामा ने गामा के साथ, गामा ने गामा के साथ, तो 1/1 माइनस गामा इक्वल्स टू P2 V2 माइनस P1 V1। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। व्हाट इज PV? nRT। तो व्हाट इज P1 V1? nRT1। व्हाट इज P2 V2? तो वर्क डन का सिंपलेस्ट ब्यूटीफुल फॉर्मूला 1/1 माइनस गामा nRT2 माइनस nRT1। कितना आ गया? nR1 माइनस गामा T2 माइनस T1। This is your formula for adiabatic work। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां के अलावा एक स्टेप और लिखा जाता है, और वो क्या है ध्यान सुनिए। W इज इक्वल टू 1/1 नहीं, nR गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। क्योंकि गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, तो 1 माइनस गामा एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दिखता है, तो यहां से माइनस साइन निकालते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस विल गिव यू अ आंसर विच विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, which will always be positive। अच्छा मतलब T1 अगर बड़ा होगा तो पॉजिटिव, इसको समझाने का। हाँ बेटा, नहीं बेटा आ रहा हूं, पहले देखूंगा कितना किया है, उसके बाद मैं उड़ाऊंगा, उसके बाद दिखाऊंगा ऊपर लाइनें। पहले जरा इनकी कॉपी देनी है हमको, झापड़ की, झापड़ खाएंगे। तुम्हें दिखा देंगे इसको, ये नीचे वाली कॉपी इसकी है, किसकी कॉपी है? दीदी की। भूमिका दीदी, बेटा मार खाओगी तुम। देखो लिखा हुआ था ना, क्या तूने पहले नहीं लिखा था? तो अभी देख के लिख रहा है, तो लपड़ जाता रुक जा साले। मेरी कॉपी कहाँ है? वाह, हंसी हंसी आ रही साले, इतना मारो कुछ कहने को नहीं। हाँ भाई, दोनों चुंगम खा रहे हो, एक ये और एक ये। बेटा मेरे को ना सख्त इंस्ट्रक्शन है भाई साहब कि ऐसा हो तो गला काट दो उनका। वैसा गला तो नहीं काटूंगा, लेकिन मत किया कर यार, ऐसा क्या जरूरत है यार? हाँ अरे मुझे पता है कि तू नहीं करता, लेकिन कई लोग कर देते हैं यार, इसलिए मत किया कर। बच्चे पकड़ा है, लिखा कॉपी कर नहीं ला रहा, कर लिया अभी लिखा है बेटा। अरे 1 है कि 2 है कि नीचे लिखा क्या है? ये 2 लिखा है 1 लिखा है? पढ़ के दिखा रहा तनिष, क्या लिखा है शांतरी? पटक देंगे बेटा, पटक। पूरा नहीं लिखे बेटा भाई, ये वाला कहाँ है पूरा? छूट गया ना ऊपर, छोड़ गया नहीं ऊपर। अबे वीडियो नहीं, अभी देख, अभी लिखो, वीडियो लिखेगा तो हो गया काम। I will have a test of these two works in the next class. Work done by isothermal and adiabatic। जिन्हें ना आया, नीचे माइनस साइन था, माइनस कॉमन निकाला, ओहो माइनस कॉमन निकाला तो गामा पॉजिटिव हो गया और 1 नेगेटिव हो गया, और उस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बोल दी? मतलब अगर टेम्परेचर घटेगा तो एडियाबैटिक को पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो T1 माइनस T2, वर्डन पॉजिटिव दिखाना है मेरे को। अगर टेम्परेचर घटेगा तो वर्डन पॉजिटिव होगा, यही बता रहा हूं मैं आपको। इसको बोलते हैं the work done is positive in adiabatic expansion। लिखिए बेटा, the work done is positive in adiabatic expansion and negative
इन एडियाबैटिक कंप्रेशन। कल की क्लास में मैं देखता हूं, अभी मैं अरेंज कर पाता हूं नहीं कर पाता हूं, लेकिन अगर मैं अरेंज कर पाया तो मैं आपको इंस्टेंट कूलिंग का एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। ये मैंने बहुत बार किया हुआ है, लेकिन मेरे को ना, जब मेरे को सोचता हूँ कि इसकी वीडियो बनाऊं तो तब तक मैं इसको पी लेता हूँ निकाल करके, तो गड़बड़ हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को क्लास में दिखाता हूँ कि एक बोतल लेके आऊंगा, इसमें पानी होगा, कुछ नहीं है, उसका ढक्कन खोलूंगा, वो आइस बन जाएगा। मजा आ जाएगा। नहीं, आओ देखें, बड़ा बातें नहीं। अब हो गया कि नहीं हो गया है? गाड़ी टायर में छेद करूंगा बैठ के, ये काम बचा मेरा। फास्ट कूलिंग का एग्जांपल, हाँ बेटा इतना मारेंगे ना, उसके बाद कहां गए। आइए प्रॉब्लम्स। कोई भी इक्वेशन हो, आप कोई भी पीवी का कर दिया गया, आप कर सकते हैं। तो पीवी की पार्ट 2 था, होमवर्क में करा होना चाहिए, नहीं किया है तो कल तक जरूर हो जाना चाहिए, नहीं बवाल तय हो जाएगा। देखते हैं अभी, देखते हैं। पहले यहां तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले यहां पर मल्टीपल वर्क है, मैं इसको नहीं डिस्कस कराऊंगा, ये मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में करा चुका हूं। एक कर्व ये बताया मैंने, एक कर्व ये बताया मैंने, एक कर्व ये बताया मैंने, एक कर्व ये बताया मैंने। ये 4 कर्व मैंने डिटेल में आपको YouTube वीडियो में समझा रखे हैं, चारों करके आने चाहिए था आपको। फिर आते हैं लेक्चर नंबर 2, जो कि मैंने बना तो रखा, लेकिन वो अभी तक लोड नहीं हो पाया, बड़े लोग हैं, कर नहीं पाए। लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन दिया था, कितने लोगों ने किया ये क्वेश्चन? कर लिया? देखा, कॉपी दिखा, जब कॉपी पास कर इसकी, मैं आके वहीं मारूंगा। कृष्णा, आई विल बी कंस टुडे। कंस मामा हूं मैं आऊंगा, अगर मैं आया तो बहुत तोड़ूंगा। कॉपी दिखा, कॉपी दो बे हैं भाई। ला बेटा, बेटा होमवर्क करके लाए सच में? भाई कितना क्यों खराब लग रहा है चैप्टर? तुमको नींद आ रही है? फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा 2 दिन और। है ही बढ़िया। क्यों बेटा ऐसा क्यों क्वेश्चन क्यों पूछे? बेटा तुम्हारा एग्जाम तो 28 तारीख को, 27 तारीख कब है? हाँ, उससे पहले सब कुछ हो जाएगा, 20 तारीख तक सब कुछ कर दूंगा। अभी तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज एक तो इनके यहाँ साले वेव भी, किसी के यहाँ कुछ सिलेबस कटा है, सब कुछ आ रहा है। आओ हैं भले फर्जी, आओ मैं करा दूंगा। नेक्स्ट टेस्ट इज ऑन सैटरडे। तो बेटा मैं क्या करूं? देखो थर्मोडायनेमिक्स का ये सेकेंड लेक्चर है, कम से कम नहीं तो 2 और लेक्चर लगेंगे टू कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स इन टोटलिटी। यानी इस वीक में थर्मोडायनेमिक्स खत्म कराऊंगा, और उसके बाद एसएम और वेव्स एक और वीक लगातार क्लास लेके मैं खत्म करा दूंगा। हाँ हाँ ले रहा हूँ, कल भी लूंगा 6:30 बजे मॉर्निंग में। आगे आओ, बातें नहीं। कितने बजे हैं? 8:30 है, 6:30 7:30 बजे तो बुला रहा हूँ, चले जाना। तैयार हो क्या ना? आओ बेटा, देखिए सामने आपके एक क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। मैं खाली बैठा हूं। ओ यहां, अब ये क्वेश्चन है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस के ऊपर है। ए से बी से सी से ए, ध्यान देने वाली बात है। ए से बी से सी से ए पर एक साइक्लिक प्रोसेस में काम किया गया, और आपसे हर प्रोसेस में पूछा गया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, वर्डन कितना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्यू कितना है, वो आपको निकालना है। तो दिस क्वेश्चन वहां पर 3 3 6 3 9 3 12 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सब बकवास है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, और वो कॉन्सेप्ट है टू फाइंड इंटरनल एनर्जी यू नीड टू हैव वन सिंगल फॉर्मूला, एंड डेल्टा यू का फॉर्मूला जो है, डेल्टा यू का जो फॉर्मूला है वो क्या है? डेल्टा यू का जो फॉर्मूला है वो है हाफ एन एफ आर डेल्टा टी। इस क्वेश्चन में हाफ नंबर ऑफ मोल्स कितनी दे रखी है? 2। गैस कौन सी है? हीलियम में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3, क्योंकि मोनोटॉमिक, इंटू आर इंटू डेल्टा टी, तो टा और टा, तो डेल्टा यू इज नथिंग बट 3R डेल्टा टी।
जब मैं कहता हूं डेल्टा टी तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर होगा। थोड़ा ध्यान दें इधर। अबे भाई आर्या क्या हो रहा है, इधर बैठ आकर के, साला घुसा घुसा उसके पीछे एकदम। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने आपको यहां टेम्परेचर टी नॉट दिया हुआ क्वेश्चन में। देख बेटा एक पॉइंट के टेम्परेचर से कुछ ना होने वाला है, मुझे बी का भी चाहिए और मुझे सी का भी चाहिए। ऑब्वियसली हीलियम गैस यूज की गई है, हम उसे आइडल गैस मान सकते हैं, और आइडल गैस में पीवी बराबर nRT, यही होता है कि नहीं होता है? बोल मेरे बच्चों, आप ध्यान देना। हमें पहले स्टेट में तो कहां लिखूं साले, जो है ही नहीं है, ये मिटेगा तो नहीं मिटेगा, सब सही। अभी क्या हुआ, ए और बी पे लगाते हैं, ए पर और बी पर लगाते हैं। तो ए पर व्हाट इज प्रेशर, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को मैं बोल सकता हूं पीवी बाय टी इज कांस्टेंट, बोल सकता हूं मैं, यानी P1 V1 बाय T1 बराबर P2 V2 बाय T2 बराबर P3 V3 बाय T3 बराबर P4 V4 बाय T4। तो ए और बी के बीच में लगाता हूं। व्हाट इज P1 P नॉट, व्हाट इज V1 V नॉट, व्हाट इज T1 T नॉट। ये है वेरिएबल्स एट ए। क्या है ये, वेरिएबल्स एट ए। व्हाट इज प्रेशर एट बी, 2P नॉट। व्हाट इज वॉल्यूम एट बी, 2V नॉट। व्हाट इज टेम्परेचर एट बी निकालना है। P नॉट ने V नॉट को, तो क्या T की वैल्यू 4T नॉट आई, आवाज, तो ये आ गया आपका 4T नॉट। आसान है, सही है। अब अगर आप A और आप अगर C के बीच में लगाएं तो P नॉट V नॉट T नॉट। व्हाट इज प्रेशर एट C, P नॉट। व्हाट इज वॉल्यूम एट C, टेम्परेचर निकालना है, T की वैल्यू कितनी आ गई, 2T नॉट। हर बच्चे को ये समझ में आ जाना चाहिए था, टेम्परेचर निकालना आ जाना चाहिए था। इट इज एन इजी कॉन्सेप्ट, क्वाइट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। हटा दो इसको। मान के चलिए भगवान ने चाहा तो एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में, स्कूल में कराए भी गए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो एक लौता क्वेश्चन ही कराया जाता है और वही पूछ लेते हैं लोग। इजी है, कर लेगी, ठीक है कर। यहां पर हमें टेम्परेचर मिल चुका है, क्या मिल चुका है, टेम्परेचर। अब हमें डेल्टा यू खटाखट निकालना चाहिए। हटा दो इसे। टेम्परेचर T नॉट दे रखा होगा। दे रखा है। चले आगे बढ़े, आइए हटा दो, वहां से निकाल दिया। अब सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या निकाला, 3R डेल्टा टी, ये निकाला। तो 3R डेल्टा टी में ये फॉर्मूला हो गया 3R TB माइनस TA, ये हुआ ना। व्हाट इज TB, 4T नॉट माइनस T नॉट, 9RT नॉट। आ गया बच्चों मेरे, आसान था, इजी। नेक्स्ट BC निकालो, CA निकालो, ABC निकालो। ओरल कर लो यार, कितना आया BC, TC माइनस TB होगा, अंग्रेज BC जा रहे हैं ना। टेम्परेचर एट C माइनस टेम्परेचर एट B, तो 3R इंटू 2T नॉट माइनस 4T नॉट,
-6R T0, -6R T0 नहीं आया, सबको आया। 3R इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी में फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो बेटा 2T0 -4T0, 2 - 4 इज -2, -2T0 इंटू 3R -6R T0, बच्चे ये कितना है 3T0 -3R T0। एबीसी में क्योंकि डेल्टा यू एक स्टेट फंक्शन है, तो एबीसी पूरा करने के बाद वापस से आप ए पे पहुंच जाओगे, यानी डेल्टा टी कितना होगा 0, और अगर डेल्टा टी 0 तो वर्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा 0। इजी है, ऑब्वियसली वो इजी इस तरीके से भी आ रहा है बेटा, इनको प्लस कर देख 0 आएगा। 9R T0 -6R T0 -3R T0 इज अंडा आ गया। Now let us go and find the work done, and for work done what we'll do is we will use the area under the curve the principle। अब सुनना ध्यान से, ये जो नीचे लिखी बकवास मैं हटा रहा हूं, हटा दो। अब सुनना ध्यान से बेटा, वर्क डन तो निकालोगे ठीक है, लेकिन कुछ सुनो, क्या P0 V0 इज इक्वल टू 3R T0 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? पहले मुझे बताओ, क्या P0 V0 इज इक्वल टू 3R T0 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? कैसे? PV इज इक्वल टू NRT होता है ना मेरे बच्चों। तो इस पॉइंट पे लगाते हैं, P0 V0 इज इक्वल टू N कितना है 2 था क्या, ओह सॉरी, तो 2R T0, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स 2 थे, तो P0 V0 इज इक्वल टू 2R T0। 2 क्यों बेटा, नंबर ऑफ मोल्स आर 2, R इज R, एंड इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा P0 V0 इज इक्वल टू 2R T0। हर पॉइंट पे निकालोगे यही इक्वेशन आएगी, हर पॉइंट पे इक्वेशन यही आएगी, और ध्यान देने वाली बात है, बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चले आगे बढ़े, बोलो यार। तो P0 V0 इज इक्वल टू 2R T0 यूज करेंगे, लेकिन आप वर्क डन निकालना चालू करते हैं। ए से बी का वर्क डन, तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते आए तो मैंने ए से बी का वर्क डन निकलवाया था, कितना निकलवाया था 3/2 P0 V0, कितना निकलवाया है, तो 3/2 P0 V0 कितना बेटा 3/2 P0 V0, और P0 V0 कितना है मेरे बच्चे 2R T0, तो ये कितना हो गया 3R T0। कैसे, 2 ने 2 को मार दिया, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। ऑब्वियसली बी से सी तक कोई वर्क डन नहीं होगा, बिकॉज आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर ध्यान दिया जाए सी से ए तक तो वॉल्यूम घट रहा है, सी से ए वॉल्यूम घट रहा है, इसीलिए कंप्रेशन है। कंप्रेशन में वर्क डन क्या होता है नेगेटिव, और वर्क डन क्या होता है एरिया अंडर द कर्व, कितना है रेक्टेंगुलर का एरिया V0 इंटू P0, यानी कि P0 V0 एंड दैट इज इक्वल टू -2R T0। अगर मैं ABC का पूरा वर्क निकालने को बोलूं तो सिंपली यू हैव टू ऐड एवरीथिंग, तो 3R T0 -2R T0 इज R T0, तो वर्क इज डन इन द साइकिल एंड इट इज R T0। इजी, वेरी इजी, इजी है भाई साहब। नेट वर्क डन कैन बी सिंपली एडेड। नाउ पापा जी का फोन उठा ले भाई, क्या टेंशन ले रहा है, या तो स्विच ऑफ कर दे, वरना मुझे ड्रॉप टेस्ट करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। अभी आगे, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिंपली एडिंग U एंड W। कितना आया बेटा यहाँ पर 9R T0 प्लस 3R T0, कितना आया 12R T0। फिर अगला -6R T0 -5R T0। डोंट डू दैट, वो नहीं, नेट हीट के बारे में कभी बात नहीं की जाती। कर सकते हो लेकिन करी नहीं आती, मैं कारण बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। निकाल लो नेट हीट निकाल लो, चलो R T0 लिख लो। नेट हीट नहीं आता भाई, पक्की बात है, ऐड करके वही आ रहा। लेकिन आपसे ये डायग्राम जो आपको सामने दिया गया, कोई भी ग्राफ दिया जाए ये करना आना चाहिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई विल टेक अ टेस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन कमिंग वीक, कभी भी ले सकता हूं मैं एक क्वेश्चन का टेस्ट।
पर ध्यान देना, मैंने एक चीज जो यहाँ नहीं बताई है वो है एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। क्या बेटा? एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल का डेफिनेशन क्या है? देखो बेटा, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं बेटा? अबे यार टाइम ऊपर हो गया यार, 8 से ऊपर हो गया, मेरी दूसरी क्लास, भाई यार दूसरी क्लास है मेरी यार, तुम बताते नहीं। इट इज नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड इनटू 100। नेट कितना है? आर टी नॉट। हीट सप्लाइड कौन से प्रोसेस में? केवल एक प्रोसेस में। डिवाइड बाय आर 12 आर टी नॉट इंटू 100। ये आंसर 12 100/12। भाग जाए से। डेफिनेशन इज हीट सप्लाइड बाय वर्क डन बाय हीट सप्लाइड। बाय बच्चों, मेरी दूसरी क्लास है यार, मैं भूल गया यार, शिट यार। तो ठीक है मैम, ऑल इज वेल। क्या दिक्कत है तेरे? तो मुंह क्यों फुसा रहा है तेरा? नहीं फोटो खींच रहा है? क्या खेल गया है? जीता कि हार गया? कब जाना है? 24 तो फिर मना कर दी। हाँ, तो मैं भी मना करूंगा। बढ़िया है बेटा, जाओ, मेरी दूसरी क्लास है। यहाँ क्या अंडे देने बैठे हो? जाओ बेटा। बेटा हीट सप्लाइड, हाँ एक इसमें गड़बड़ है क्वेश्चन। मैंने नीचे वाला हीट तो ऐड ही नहीं किया, प्लस नहीं करा, लास्ट वाला ABC वाला। कोई देखते हैं। कैपेसिटेंस का ऑनलाइन करना। मर लो 10 मार्च को एग्जाम है। 10 मार्क्स का है? 10 मार्च को एग्जाम है। 10 मार्क्स बहुत है, सब बढ़ा दिया। फोटो भी खींच भेजो। टेंशन हमारी है। जाओ भाई, दूसरी क्लास है मेरी, साले वो वेट कर रहे हैं बच्चे मेरे। कुछ कह रहे थे सर आप? अभी आ रहे हैं, तुमको बता तुमको। हाँ तुमको ये कह रहे थे, तुम इधर आओ बताएं। ठीक है सर, बाल नहीं सर, गाल पहुंचे। साले बाल नहीं, अब तो बाल ही पकड़ेंगे साले में। हाँ क्यों? कभी गाली दे पाओगे ना? नहीं यार, तुम लोग समझते नहीं है। मैं सॉरी नहीं, पापा को बुलाऊंगा मैं, पापा को बुलाऊंगा। जब मैं कनिका बुलाऊंगा नहीं, कनिका से कोई दिक्कत नहीं, पर वो पापा को डायरेक्टली बता दी भाई, तो मैं इसलिए कनिका बताऊंगा। हो गया, भागो यहाँ से यार, दूसरी क्लास है मेरी। नहीं कोई भाई प्लीज नहीं, भागो यहाँ से। बच्चे कहाँ हैं भाई? अरे बेटे जाओ, खून ना पियो। सर देखो, पहली बार चीटिंग। अटेंडेंस गुड इवनिंग। यहाँ से निकल लो, टाइम नहीं है मेरे पास। घर वालों बुलाऊंगा जरूर मैं। तुमने कैसे कैसे चीटिंग कर ली साले क्लास में? बेटा अभी जाओ, अभी बात करूंगा, मेरी दूसरी क्लास। हाँ तुमसे बात करूंगा, पापा से कर बात। बाय। कब है पेपर तुम्हारा, कब है पेपर तुम्हारा? अबे भाई जाते हो रुद्र अंकल को बोल देना कि क्लास छोड़ दो, मेरी क्लास है। 8:05 हो चुका है, खून पी रखा है। ये एग्जाम्पल देखा, इसकी कैलकुलेशन ही नहीं हो रही है। मैं रुक गया ना, मैथ्स कब है? 13 मार्च। पूरे साल पढ़ाती रहेंगे क्या ये साले? 10th की क्लास कब शुरू करूंगा फिर मैं? 17 मार्च के बाद। ठीक है 20 तारीख को करूंगा। मैं तो 10th में भी आऊंगा ना। ये अबे 10th की आऊंगा तो, लेकिन जब स्कूल तो शुरू हो पहले। 10th में तो मैं ही पढ़ाता हूँ, चिंता मत करो। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में और बायो अलग टीचर, वो हिस्ट्री में नहीं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन, इसमें मतलब कि ये कैलकुलेशन यहाँ की बहुत दिमाग खराब कर दिया पावर में। मैं कर दूंगा अभी, आप बता। बोला भैया इतना टाइम नहीं है, मैं खून पी रखा है। अबे सिलेबस कहाँ है मैथ्स का? सब आ रहा है। 9 नहीं आ रहा, कट गया क्या? 5 नहीं आ रहा, यूक्लिड वो भी कट गया क्या? अबे बुला के ला यार बेटा, तू जा। अच्छा मैं जाता हूँ, तू मत जा। जाएगी तू? 2 मिनट वेट कर लेते हैं, होता आ जाए। मैं लाइव भी नहीं करता, मेरे में लाइव कर रखी है उसने। मैं लाइव नहीं करता, मेरे में क्लास चल रही है उसकी। अब अपना कहीं लॉगिन करते यार ये बच्चे। और तो क्या भाई, मैं क्लास छोड़ रहा हूँ। नहीं रहा, पता है क्या, मैं 2 दिन में एक बार आता, फिर ऐसा करता हाँ। डाउट लेके सारे। नहीं नहीं, मेरी क्लास करनी है। मैं साले पागल हो रखा हूँ क्या? मैं बहुत ट्यूशन कराना मुझे अभी।
अरे बुलाओ सालों को, मेरी क्लास लेट हो रही है। रुद्र का गला दबा दूंगा मैं। बेटा मैं फोन उठा देना, जब बैठेगा मैं आराम से तो फोन तो ले लूँ कम से कम। अरे रिकॉर्डिंग तो बंद करो सारे, मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं करी, बताओ। फोन बोलना तो पता नहीं क्या उठा रहा है। मॉडल कौन से